हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? मे बी आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही एक सुंदर सा टॉपिक जिसका नाम है क्या, रिस्पायरेशन, या हम ऐसे कह सकते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आज के ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक आप लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग ब्रीदिंग के बारे में जानेंगे, इसके साथ साथ हम लोग टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में जानेंगे, हम लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, कैसे इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। साथ साथ इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिफिनीशन को इसके रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन है क्या? रिस्पायरेशन हम कह सकते हैं इनटेक ऑफ फ्रेश एयर with high concentration of O2 and eliminate of residual air with high concentration of CO2। मतलब जब हम किसी एयर को इनटेक करते हैं जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और किसी हम एयर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, बॉडी के आउटसाइड एलिमिनेट करेंगे, और जिसमें हम लोग लेते हैं इसको CO2 को, इसी प्रोसेस को दिया जाता है क्या, ब्रीदिंग कहा जाता है। और जब ये ऑक्सीजन हमारे सेल तक चला जाता है, फिर ये एनर्जी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, तो इसको नाम दिया जाता है क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो एक्चुअल में रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो दो स्टेप में हम कह सकते हैं ये कंप्लीट हो सकता है। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं ब्रीदिंग, और सेकेंड जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब इस प्रोसेस में जब आप किसी हाई कंसंट्रेशन वाले O2 को या फ्रेश एयर को इनहेल किया जाता है, तो इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी फ्रेश एयर को इनटेक किया जाता है, इस प्रोसेस को इनहेलेशन। और जब आप किसी रेसिडुअल एयर को, अपने बॉडी के अंदर से किसी एयर को आप बाहर निकालते हो, तो इसको नाम दिया जाता है क्या, एक्सहेलेशन। यहाँ पे रिस्पायरेशन को मैंने दो स्टेप में लिखा है। फर्स्ट जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, ब्रीदिंग, और सेकेंड जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज मीन्स हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन जो होता है वो हम इनहेल करते हैं, जो फ्रेश एयर के अंदर होता है, और साथ साथ हम क्या करते हैं, हम CO2 को एक्सहेल करते हैं, जो रेसिडुअल एयर के फॉर्म में होता है। फ्रेश एयर जब हम इंटेक करते हैं उस कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस भी हम लोग इंटेक करते हैं या इनहेलेशन किया जाता है। ब्रीदिंग क्या है? तो ब्रीदिंग में मैंने बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 होता है। फिर हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की। जैसे ही ये O2 हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है, एल्वोलाई के अंदर, फिर उसके बाद ये जाता है ब्लड में, लंग्स के बाद ये जाता है ब्लड में, और ब्लड से फिर ये जाता है कहाँ पे, सेल्स में। और सेल्स उस ऑक्सीजन का यूज फूड के ब्रेकडाउन में करता है, और जब फूड के ब्रेकडाउन में करता है तब जा करके किसका फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं रिस्पायरेशन का काम क्या है, हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन का काम होता है क्या, एनर्जी का फॉर्मेशन करना। और ये पूरा प्रोसेस सेल के अंदर होता है। अब सेल के अंदर ये एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो हमारे बॉडी में एक माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एक सेल ऑर्गेनेल है, जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर ये रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, खासकर एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, कि सेलुलर रिस्पायरेशन होता क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनसाइड द सेल्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, इसी को नाम दिया जाता है क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। चलिए अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन के केमिकल रिएक्शन की। अगर आप केमिकल रिएक्शन को देखोगे रिस्पायरेशन की, तो इसमें आप देखोगे कि ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसको हम फूड भी कह सकते हैं, जो सिंपल फॉर्म में इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे हम डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको हम सिंपल फॉर्म में इंटेक करते हैं, और ये बॉडी के इनसाइड जाते हैं, ये हमारे सेल में जाते हैं, और सेल में ये सिंपल फॉर्म में जाते हैं, जिसको आप कहते हो क्या, ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज सेल में चला जाता है फिर ये हम ब्रीदिंग के जरिए, और ये ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर रीच करता है, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम प्रेजेंट होता है,
और वो एंजाइम क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उसमें CO2, H2O और 38 ATP एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। 38 ATP जो है इसको हम कहते हैं एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट, ATP का पूरा नाम होता है, इसको हम यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए रिस्पायरेशन प्रोसेस में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 6 CO2 यहाँ पे निकलता है और 6 H2O यहाँ पे रिलीज होता है और 38 ATP एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। रिस्पायरेशन प्रोसेस एक रिस्पायरेटरी एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और ये रिस्पायरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो आपने रिएक्शन लिखा है इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इसीलिए इस रिस्पायरेशन को क्या कहा जाता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के बेस पे, तो ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के बेस पे रिस्पायरेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, सेकेंड जो होता है जिसको हम कहते हैं क्या, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस रिस्पायरेशन को देखते हैं, मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। दोनों में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में ज़्यादा एनर्जी बनते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में कम एनर्जी बनते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन ये खासकर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में होता है, मैमल्स में होते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होते हैं ये आपको कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे हम बात करते हैं किसकी, बैक्टीरिया की और फंगस की। बैक्टीरिया और फंगस में आपको सिंपल एनारोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलेगा। सबसे खास बात इनमें 2 ATP एनर्जी का ही फॉर्मेशन होता है। तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 ATP का एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन जब होता है तो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म के अलावा ये हमारे बॉडी के मसल्स में भी होते हैं। ये मसल्स में भी ये 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं और क्या है। अब हम लोग समझते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन को थोड़े से डिटेल में। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन के कहाँ पे हो, प्रेजेंस में हो। एरोबिक रिस्पायरेशन में होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाइजेशन के जरिए ग्लूकोज इनटेक करते हैं और वो ग्लूकोज चला जाता है कहाँ पे, सेल्स में। ये हमारे सेल्स में चला जाता है और उस सेल्स में सबसे पहला स्टेप वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है जिसको आप कहते हो क्या, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मीन्स, ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, लिसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। मतलब सेल के अंदर, अच्छा सेल के कहाँ में, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है और इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस का, और सबसे खास बात कि ये साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं और इस दौरान एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या करता है, ब्रेकडाउन करके 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को बनाता है। इसी पायरुविक एसिड को हम पायरुवेट के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड बना, ये बना कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ये सेल है, जैसे यहाँ पे देखिएगा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक सेल, ये सेल का साइटोप्लाज्म और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो यहाँ हुआ और जैसे ही ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो गया, फिर यहाँ पे जैसे ही पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, अब ये पायरुविक एसिड चला जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही जाता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। अब ये क्या करेगा, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। अब ये ब्रेकडाउन कैसे होगा, तो वहाँ पे एक साइकिल चलता है जिसको आप कहते हो क्या, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की डिटेल आप हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं, केवल आपको यहाँ पे नाम जानना है। तो पायरुविक एसिड जब चलता है उस दौरान इस क्रेब्स साइकिल क्या करता है, ये क्रेब्स साइकिल चलता है और जब ये क्रेब्स साइकिल चलता है उस दौरान ये CO2, H2O, ये 6 CO2, 6 H2O और 38 ATP एनर्जी का ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं।
अच्छा, जब ये पायरुविक एसिड बनते हैं तब भी यहाँ पे कुछ एनर्जी बनता है। ये जो एनर्जी बनता है लगभग 8 एटीपी एनर्जी बनता है। बाकी जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो यहाँ पे 30 एटीपी एनर्जी बनता है और टोटल लास्ट में देखोगे तो 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये है कौन सा रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है क्या, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ब्रेक्स इनटू पायरुविक एसिड बाय ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और वो ग्लूकोज ब्रेक करता है इसमें पायरुविक एसिड में। किस प्रोसेस के जरिए, ग्लाइकोलिसिस के जरिए। कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं, याद रखिएगा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये ग्लाइकोलिसिस होता है तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता। दोबारा इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो पायरुविक एसिड ब्रेक करके CO2 वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। किस प्रोसेस के जरिए, क्रेब्स साइकिल के जरिए। वहाँ पे एक और सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे कुछ अदर फॉर्म भी होते हैं एनर्जी के, उस अदर फॉर्म को जो है एटीपी में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, जैसे NADPH2 हो गया। तो इन सब के बारे में आप जो है हर क्लास में जानेंगे। सबसे खास बात कि ये एरोबिक रिस्पायरेशन होते कहाँ हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन आपको प्लांट सेल्स में देखने को मिलेंगे, एनिमल सेल्स में भी आपको एरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। जब हम बात करते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन की, तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और ये हम बैक्टीरिया के अंदर और ईस्ट के अंदर, जिनको हम एक माइक्रोब्स कह सकते हैं, इन्हीं माइक्रोब्स में ये होता है। एक्चुअल में ये जो ईस्ट है ये एक फंगस होता है, ये एक फंगस है जो किसी मॉइस्ट एरिया में ग्रो करता है। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होंगे और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होंगे जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, इनमें एनाएरोबिक रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, किसी भी फूड का पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है और इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इसमें ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये पायरुविक एसिड बनाएगा या पायरुवेट बनाता है और फिर इस पायरुवेट का फर्मेंटेशन होता है तो ये इथाइल एल्कोहल CO2 और सबसे इंपॉर्टेंट 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या बनता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में जो लास्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो इथाइल एल्कोहल, CO2 और 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको ये प्रोडक्ट याद रखना है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये NCERT में भी दिया हुआ है, आप वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमने इस एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या देखा कि इस एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बैक्टीरिया या ईस्ट में, तो इथाइल एल्कोहल CO2 और ओनली 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। बैक्टीरिया बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से ये इस 2 ATP एनर्जी से ही वो क्या करता है, काम चला लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इन मसल्स। मसल्स के अंदर भी हमारे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन पाए जाते हैं। अब जब ये मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो ये ऑक्सीजन यूज अप किए जाते हैं फास्ट और ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में चेंज जाता है और फिर फाइनली ये किसका फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड का। और इस प्रोसेस की अगर हम बात करें, ये प्रोसेस होता है हमारे मसल्स के अंदर। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हमारे मसल्स में कैसे होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं उस दौरान ऑक्सीजन वहाँ पे यूज अप फास्ट किए जाते हैं और ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट में चेंज हो जाता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और फाइनली वो क्या एक प्रोडक्ट बनाता है, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो होता है उस इथाइल अल्कोहल के जगह बनता है और ये लैक्टिक एसिड बाद में फटिग्यू काज करता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में ये क्या करता है, फटिग्यू काज करता है जिसकी वजह से पेन, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो आपको याद रखना है जब एनाएरोबिक रिस्पायरेशन मसल्स में होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का, CO2
यहाँ पे लैक्टिक एसिड, और इसके अलावा यहाँ पे 2 एटीपी एनर्जी का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब आपको जानना है, यहाँ पे देखिएगा मैंने एक रिएक्शन में लिखा है, ये दिखा रहा है क्या, ग्लूकोज है, ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, मसल्स के अंदर ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये पायरुविक एसिड बनाया, फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में यहाँ मस्कुलर टिश्यू के अंदर ये क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड को 2 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। सबसे खास बात यही 2 एटीपी, ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्या काज करता है, फटीग्यू काज करता है, इसको आपको याद रखना। फटीग्यू का मतलब होता है थकान या दर्द कह सकते हैं। अब हम लोग सिंपली समझते हैं एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंस। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन के इंड प्रोडक्ट CO2 और H2O होते हैं और इसके इंड प्रोडक्ट एनारोबिक रिस्पायरेशन के अल्कोहल या लैक्टिक एसिड होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटीपी एनर्जी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में हम डिफरेंसेस को देख रहे हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते रहते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्या है। अगर आप रिस्पायरेशन की बात करें डिफरेंट एनिमल्स में, तो हर एक एनिमल जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस करता है, लेकिन उस एनिमल के अंदर कोई ना कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाया जाता है और उसी रिस्पायरेटरी ऑर्गन के प्रेजेंस में वो रिस्पायरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। एनिमल्स परफॉर्म रिस्पायरेशन बाय डिफरेंट मूड्स। हर एक एनिमल में डिफरेंट टाइप का मूड्स देखने को मिलता है। क्या करते हैं वो रिस्पायरेशन प्रोसेस में, जो बाहर से किसी एटमॉस्फेरिक एयर को लेंगे, इनहेल करेंगे और फिर अंदर से CO2 को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। फिर ये क्या करता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से एल्वोलाई में जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे पाथ को भी कि कैसे वो ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, हमारे सेल तक जाता है। In very small and simple animals, respiration takes place only by the diffusion. जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम बात करते हैं अमीबा की, बैक्टीरिया की, तो इनमें भी रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। तो इस रिस्पायरेशन प्रोसेस में आप देखोगे इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। खासकर अगर हम देखें तो ये बैक्टीरिया में नहीं, हम कह सकते हैं अमीबा में ऐसा होता है, अमीबा में ऐसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन होते हैं। डिफ्यूजन में क्या होते हैं, गैसेस के हाई कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आउटर साइड में होते हैं, और अंदर की तरफ गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लो कंसंट्रेशन में होते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस आर ट्रांसफर टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको नाम दिया जाता है क्या, डिफ्यूजन कहा जाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कुछ एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स या अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या क्या ऑर्गन है जिसके जरिए वो रिस्पायरेशन प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्वाटिक एनिमल्स को। एक्वाटिक एनिमल्स में आपके फिशेस आती हैं, प्रॉन्स आते हैं, कुछ अदर एनिमल्स है जिनमें आते हैं। इनके अंदर रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए इनमें गिल्स पाया जाता है। ठीक है, ये गिल्स जो होते हैं, इसी गिल्स के जरिए क्या करते हैं, वो रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फिशेस होती है उन फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। एक होता है ऑरिकल और एक होता है क्या, वेंट्रिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनके इनके हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंट्री करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके बॉडी में नहीं आता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली जो है वो सेल को चले जाते हैं और फिर सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट में आते हैं, हार्ट के ऑरिकल में, फिर वेंट्रिकल में, फिर ये गिल्स के जरिए बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं एक्वाटिक एनिमल। तो एक्वाटिक एनिमल में जो रिस्पायरेशन होता है वो गिल्स के जरिए होता है। फिर हम बात करते हैं लैंड एनिमल्स की, जिसको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी कहते हैं।
लैंड एनिमल के पास, इसमें अगर हम एग्जांपल में देखें, इनमें मैमल्स आ जाएंगे, मैमल्स में ह्यूमन आ जाता है, ह्यूमन के अलावा जो अदर एनिमल्स है वो आ जाते हैं। मैमल्स मीन्स जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसके जो भी एनिमल जिनके बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स होंगे जो मिल्क का सिक्रेशन करेंगे वो मैमल्स में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा मैमल्स के अलावा ये बर्ड्स की हम बात करेंगे, रेप्टाइल्स की बात करेंगे, एम्फीबियंस की बात करेंगे। इन सभी के अंदर जो होता है वो मेन जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन होता है? लंग्स। एक और है एम्फीबियन जिसको हम फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग की खास बात क्या होती है कि इनमें लंग्स के अलावा इनमें स्किन भी एज अ रिस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, जिसको आप केंचुआ कहते हैं। इसमें थिन, मॉइस्ट और हाईली वस्कुलराइज्ड स्किन होता है, जिसके जरिए ये क्या करता है? रिस्पायरेशन प्रोसेस करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे हम लोग देखते हैं इंसेक्ट को। इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इनमें एक सिस्टम पाया जाता है जिसको आप ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। और ये ट्रैकियल सिस्टम जो होता है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम कह सकते हैं, जो इसमें कई सारे एयर ट्यूब्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर के बनाए होते हैं। देखिए जैसे हम देख सकते हैं ये है ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया कई सारे जो चेम्बर में ये ओपन हुआ है बाहर की साइड में, और इसकी ओपनिंग को हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। इसी स्पाइरिकल्स के थ्रू ये क्या करता है? इसके अंदर इसके बॉडी में गैसेस एंट्री करता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, फिर ये जो है सेल तक जाता है ट्रैकियल सिस्टम के जरिए। तो इंसेक्ट के अंदर जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है वो स्पाइरिकल्स के थ्रू होता है, और वो स्पाइरिकल्स ओपन होते हैं अंदर की तरफ ट्रैकियल सिस्टम में, और फिर वो ट्रैकियल सिस्टम कनेक्ट होते हैं सेल से, जहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच जाता है। इंसेक्ट में जैसे हम ग्रॉसहोपर, कॉकरोच, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें ये सिस्टम पाया जाता है ट्रैकियल सिस्टम, जो स्पाइरिकल्स के थ्रू बाहर की तरफ ओपनिंग में होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि कॉकरोच में 10 पेयर ओपनिंग पाई जाती है, जिसको हम स्पाइरिकल्स नाम देते हैं। तो ये है क्या? डिफरेंट एनिमल्स के बारे में जिनमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है? रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के अंदर रिस्पायरेशन प्रोसेस होता कैसे है? क्लियर है? चलिए समझते हैं। ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन के पास एक वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन या रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें आप देखोगे ये दो पार्ट होंगे, एक रिस्पायरेटरी ट्रैक और सेकेंड जो होता है इसको आप क्या कहते हो? लंग्स कहते हो। क्लियर है? इनमें रिस्पायरेटरी ट्रैक की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी ट्रैक ये लंबी सी एक ट्यूब, और वो रिस्पायरेटरी ट्रैक साइड में ओपन होगा दो पार्ट में, जिसको आप क्या नाम दोगे? लंग्स नाम दोगे। तो यही दोनों पार्ट्स मिल करके जो है ये बनाते हैं एक वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम को। ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम को समझने से पहले हमको इनके पाथ के बारे में जानना है। पाथ क्या होता है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का? तो सबसे पहले इसमें आप देखोगे ह्यूमन की बॉडी बाहर की तरफ ओपन होती है नोज या माउथ से। नोज को हम नॉस्ट्रिल भी कह सकते हैं, इसको हम नॉस्ट्रिल भी कहते हैं। अब ये नॉस्ट्रिल ओपन होता है नोजल कैविटी में, और माउथ होता है बक्कल कैविटी में। हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था कि नोजल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों एक कॉमन पाथ या एक कॉमन चेम्बर में क्या होते हैं? ओपन होते हैं, या कॉमन ट्यूब हम कह सकते हैं जिसमें ओपन होते हैं, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। अब ये फेरिंग्स जो होता है ये यहाँ से ये कॉमन पाथ है, और ये दो तरीके से ये जाता है। एक तो ये एपिग्लॉटिस में एंट्री करेगा। एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्लॉटिस में ओपन होता है। उससे पहले ये फेरिंग्स जो होता है ये ओइसोफेगस से ये चला जाता है स्टमक में। तो हम बात कर रहे हैं इस वाले पाथ की। तो फेरिंग्स के बाद आता है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के बाद आता है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बाद आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आएगा ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद आएगा ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद आएगा एल्वोलर डक्ट, एल्वोलर डक्ट के बाद आएगा क्या? एल्वोलाई। अब ये एल्वोलाई जुड़ा होता है ब्लड कैपिलरीज से। ये जुड़ा रहता है किससे? ब्लड कैपिलरीज से, या इसी ब्लड कैपिलरीज को हम ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं। फिर ये ब्लड वेसल्स से जाता है हार्ट में, हार्ट से फिर ये जाता है ब्लड वेसल्स में, और फिर ये ब्लड वेसल्स से जाता है कहाँ पे? सेल्स में। तो फाइनली यहाँ से अगर ऑक्सीजन नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू एंट्री करेगा, तो सबसे पहले नोज या माउथ, फिर नोजल कैविटी या बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर एपिग्लॉटिस, फिर ग्लॉटिस,
फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वोलर डक्ट, एल्वोलाई, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज, फिर हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स, और फिर लास्ट में पहुंच कहा जाता है कहाँ पे, सेल में। कौन पहुंचा? ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन का वहां पे यूटिलाइजेशन होगा, फिर ये बना लेगा किसको? CO2 को। अब ये CO2 बना, अब ये CO2 दोबारा ये क्या करेगा? उल्टा ट्रांसपोर्ट करेगा। ये सेल के अंदर है, फिर ये ब्लड वेसल्स में जाएगा, फिर ब्लड वेसल्स से हार्ट में जाएगा, हार्ट से ब्लड वेसल्स, फिर ये एल्वोलाई, फिर एल्वोलर डक्ट, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकी, फिर ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स, फिर ग्लॉटिस, फिर एपिग्लॉटिस, फेरिंग्स, फिर ये बकल कैविटी और नोजल कैविटी होते हुए बॉडी के आउटसाइड रिलीज हो जाएगा एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये है एक रिस्पायरेटरी पाथ जिसके जरिए ऑक्सीजन या CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तो मे भी आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट चीज़ है, हम इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली देखते हैं। अब यहाँ से डायग्राम से मैंने अभी नाम बताया, तो इस डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसको कैसे। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम के जरिए समझें तो सबसे पहले अभी मैंने बताया था, ये मान लीजिए है नोज पार्ट, ये जिसको आप कहते हो क्या, नॉस्ट्रिल, और ये जो है इसको हम कहते हैं क्या, माउथ पार्ट। अब ये नोज जो है ये नोजल कैविटी में ओपन हुआ, और माउथ जो है ये बक्कल कैविटी में ओपन हुआ। अब फिर ये ओपन हो गया किसके अंदर? फेरिंग्स में। ये देखिएगा ये जो ट्यूब दिख रहा है ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है। अब ये नीचे आता है, तो नीचे ये जो पोर्शन है ये है ओइसोफेगस वाला, इसी के नीचे आप स्टमक भी देखोगे, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस वाले पोर्शन से। यहाँ पे फेरिंग्स जो होता है फिर ये ओपन होता है किसके अंदर? एपिग्लॉटिस में। क्लियर है? एपिग्लॉटिस होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये है ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया में ऐसे कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, और ये फ्लैप कवर किया रहता है किसको? ग्लॉटिस को। यहाँ ग्लॉटिस, और ये जो है इसको हम कहेंगे क्या? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो ओपन होता है और क्लोज होता है, ये खुलता रहता है। जब एयर आएगा तो ये खुल जाएगा, या जब एयर निकलेगा तब ये खुलेगा। तो जब आप सांस लेते हो या बोलते हो तो ये एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है। इसको हम कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जो ओपन और क्लोज होता रहता है जब एयर इससे अंदर या बाहर जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? ग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ही कवर्ड करता है। फिर इस ग्लॉटिस के नीचे आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं। ये जो लैरिंग्स होता है इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, और इसमें 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब एयर एंट्री करता है या जाता है या आप बोलते हो तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करके साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। फिर इस लैरिंग्स के नीचे आपको ट्रैकिया मिलेगा। फिर ट्रैकिया के नीचे आपको ब्रोंकी मिलेगा। ये देखिएगा ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये ट्रैकिया वाला है, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो जो डिवाइड हो गया है ये ब्रोंकी वाले पोर्शन है। और फिर इस ब्रोंकी के बाद आपको ये कई सारे पार्ट में डिवाइड मिलेंगे जिसको आप ब्रोंकियोल्स कहोगे, और फिर ब्रोंकियोल्स के बाद ऐसे ये डक्ट में जुड़ा रहेगा जिसको आप एल्वोलर डक्ट कहोगे, और लास्ट में ये ऐसे ट्यूब बना लेंगे या ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसको आप एल्वोलर सैक कहोगे, या एल्वोलाई नाम दिया जाता है। तो फाइनली ये सारे पार्ट होते हैं एक रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, जो ट्रैकिया होता है उस ट्रैकिया पे आपने देखेगा ये ब्लैक ब्लैक कलर का मैंने बनाया है, इसको हम कार्टिलेजिनस रिंग्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इनको कार्टिलेजिनस रिंग्स कहा जाता है। और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स कुछ ऐसे होते हैं। इन कार्टिलेजिनस रिंग्स का काम क्या होता है कि जब एयर इनके अंदर कम होता है तब ये क्या करते हैं, ये दोनों वॉल आपस में चिपके ना, तो इसको एक शेप प्रोवाइड करने में काम करता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एयर की डिफिशियंसी होती है इस पाइप में, तो उस दौरान इस ट्रैकियल वॉल को ये कार्टिलेजिनस रिंग कोलैप्स नहीं होने देता। इसमें ये क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है। अब एक चीज और समझिए यहाँ पे, ये जो हमारा पूरा ये जो लंग्स वाला पार्ट है, ये जिस पार्ट में मतलब ये हमारे बॉडी के थोरैक्सिक कैविटी में पाया जाता है, और ये जो पार्ट है ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड कैसे है देखिएगा, यहाँ पे मैंने साइड में मैंने एक डायग्राम बनाया है कि ये आपको दो लंग्स दिखेंगे, ये ट्रैकिया दिखेगा। अच्छा, ये जो ट्रैकिया है ये नेक वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा।
फिर साइड साइड में आपको जो है जो थोरेसिक कैविटी मिलेगा, जिसको आप सीने वाला पार्ट कहते हो, उस थोरेसिक कैविटी में ये आपको ये लंग्स देखने को मिलेंगे। अब सबसे खास बात क्या होती है, ये जो लंग्स आप देखोगे ये नीचे से डायफ्राम के जरिए जो होता है प्रोटेक्टेड होता है। नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डायफ्राम मिलता है, सामने की तरफ स्टर्नम मिलता है, सामने में आपको स्टर्नम यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसी स्टर्नम से अच्छा पीछे की तरफ आपको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, और फिर ये स्टर्नम जा करके आगे से पीछे के वर्टिब्रल कॉलम में ऐसे जुड़ा रहता है, और ये 12 रिब्स ऐसे बना लेते हैं। ये जो रिब्स है, इसी रिब्स के अंदर ये लंग्स हमारा सिचुएटेड होता है, और ये जो रिब्स का पोर्शन है इसको हम कहते हैं क्या, थोरेसिक कैविटी। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारा जो लंग्स है वो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रहता है। नीचे साइड से, जिसको आप पोस्टीरियर कहते हो, ये डायफ्राम के जरिए कवर्ड होता है। साइड अपर साइड से, मतलब अपर को हम डॉर्सल कह सकते हैं, सीने वाला पोर्शन जो उसको आप डॉर्सल कहते हो, यहाँ से ये स्टर्नम से होता है। फिर इसके अलावा पीछे साइड में देखोगे वेंट्रल साइड में, तो यहाँ पे आपको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, यहाँ पे आपको वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है। इसके अलावा आप साइड में देखोगे जो लेटरल साइड है, उस साइड में आपको रिब्स नजर आएंगे, आपको वहां पे रिब्स नजर आएंगे। तो ये यहाँ पे आपको रिब्स नजर आते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा जो लंग्स है वो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड वाला पार्ट होता है। क्लियर है? अच्छा, अब हम एक एक करके ये सारे पार्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे ये यहाँ तक तो आपने देखा कि फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद आपको समझना है कहाँ से, एपिग्लॉटिस से। देखिए क्या है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस को हम एक लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप कहा जाता है। ये एक स्किन का ही होता है, और ये क्या करता है, ये एपिग्लॉटिस के एबव प्रेजेंट होता है, सॉरी ग्लॉटिस के एबव प्रेजेंट होता है एपिग्लॉटिस। जब हम किसी फूड की स्वेलिंग करते हैं, किसी फूड को इंटेक करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है और ये फ्लैप है, तो जब हम फूड को ओपन खाइए, ये मान लीजिए ये है ओइसोफेगस, ये है फेरिंग्स, और ये है एपिग्लॉटिस, और ये होता है क्या, ग्लॉटिस। तो जब हम किसी फूड को इंटेक करेंगे, तो जब हम बोलेंगे तो उस दौरान ये एपिग्लॉटिस ओपन होगा और फूड इस ट्रैकिया में आ जाता है, इसीलिए खाते समय बोला नहीं जाता है। तो जब हम स्वेलिंग करते हैं और उस दौरान अगर आप देखोगे कि ये क्या करें, अगर बोला जाता है तो स्वेलिंग के दौरान जो है फूड को इंटेक करने के दौरान ये में भी जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक में जो है एंट्री कर जाता है, और फिर वो दोबारा जो है जिसको हम कहते हैं सरक जाना, ये ऐसा कुछ वहाँ पे प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखे हैं लैरिंग्स के बारे में। ये यहाँ पे आपको समझना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? द प्रोट्रूडिंग कार्टिलेज ऑफ द वॉइस बॉक्स इज नोन एज एडम्स एप्पल। अच्छा, मेल में आप देखोगे गले के पास ऐसे स्वेलिंग पाई जाती है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट मिलता है। ये जो फूला हुआ पार्ट है, इसी फूले हुए पार्ट को हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ये खासकर आपको मेल में मिलेगा। और इसमें होता क्या है, ये जो एडम्स एप्पल है ये करते क्या है, ये हमारे वॉइस को थोड़ा सा जो है भारी कर देते हैं। आप फीमेल की आवाज़ सुनिएगा, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हम लोगों की फ्रीक्वेंसी कम होती है। एडम्स एप्पल में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अच्छा, ये केवल मेल पार्ट में पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो लैरिंग्स है, उस लैरिंग्स के एक क्रॉस आपको वोकल कॉर्ड्स मिलता है, और ये 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये जो 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जब वाइब्रेट करते हैं तब जा करके ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? इस तरह से यहाँ पे लैरिंग्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, वोकल कॉर्ड्स, जो साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है, जो वाइब्रेट करता है या स्ट्रेस करता है, तब ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं किसको, ट्रैकिया को। ट्रैकिया को आप विंड पाइप कहते हैं, ओइसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं। ये नेक के थ्रू होता है, ये जो हमारा नेक है, इस नेक से ये पूरा गया होता है, और ये जा करके हमारे थोरेसिक कैविटी वाले चेंबर में ओपन होता है। ट्रैकिया चारों तरफ से सपोर्टेड होता है एक कार्टिलेजिनस रिंग के जरिए, जो ट्रैकियल वॉल को आपस में कोलैप्स नहीं होने देते। इसके अलावा कोलैप्स होने से बचाते हैं। अब ये कब होता है,
जब ट्रैकिया के अंदर मच एयर प्रेजेंट नहीं रहता। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा और क्या चीजें हैं देखिएगा। लंग्स हमारा जो होता है, ह्यूमन का जो लंग्स होता है वो एक स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे एक डायफ्राम जो होता है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से सेपरेट करता है। ये जो सीने वाला पोर्शन है ये थोरेसिक कैविटी, उसके नीचे डायफ्राम, फिर उसके नीचे आपको एब्डोमिनल कैविटी मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो लंग्स है वो चारों तरफ से कवर्ड होता है एक प्लूरल के जरिए या प्लूरल मेम्ब्रेन के जरिए कवर्ड होता है। मतलब ये लंग्स है, इस लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन मिलेगा जिसको आप कहोगे क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होगा इसके बीच में, इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा होगा। इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरीफ्लूरल, इसको हम कहते हैं क्या, प्लूरल फ्लूइड इसको नाम दिया जाता है। इसको कहा जाता है क्या, प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हमारा लंग्स स्वेल अप करता है, फिर ये रिलैक्स कर जाता है। तो ऐसे में ये फ्रिक्शन ना हो, उस फ्रिक्शन से ये बचाने का काम करता है। तो ये लंग्स के वॉल को फ्रिक्शन लेस किया रहता है, साथ साथ ये मैकेनिकल शॉक से क्या करता है, प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म, कि कैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन कैसे होता है और एक्सहेलेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है। मैकेनिज्म में दो है। इनहेलेशन, इनहेलेशन मीन्स होता है ऑक्सीजन को इनटेक करना, एक्सहेलेशन मीन्स होता है CO2 को आउटसाइड रिलीज करना। क्लियर है? इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करेंगे एटमॉस्फेयर से बॉडी के इनसाइड, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इनहेलेशन। इनहेलेशन प्रोसेस में होता क्या है, इसको अगर आप डायग्रामेटिकली समझोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, मैंने आपको दो डायग्राम यहाँ पे बनाया, यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इस डायग्राम में क्या खास बात है देखिएगा, इसमें आप देखोगे कि इसमें एक जो प्रोसेस दिया हुआ है वो है किसका, इनहेलेशन का, और सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सहेलेशन का। इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं, इसी को इनहेलेशन कहा जाता है, इनहेलेशन, और इसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। अच्छा, इनहेलेशन में ऑक्सीजन अंदर आता है और एक्सहेलेशन में CO2 बाहर जाता है। कैसे होता है देखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब एक्सहेलेशन तब होता है जब स्टर्नम और रिब्स के जो मसल्स होते हैं वो बाहर की तरफ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टर्नम और रिब्स के मसल, जिसको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, स्टर्नम और रिब्स के जो मसल्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। ये इंटरकॉस्टल मसल्स जब बाहर की साइड में ये बढ़ेंगे तब अंदर क्या होता है, ये ऐसे बाहर की साइड में बढ़ते हैं, साथ साथ डायफ्राम भी क्या करता है, नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे देखोगे डायफ्राम भी जो होता है वो नीचे की तरफ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इनहेलेशन प्रोसेस होता क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स मींस रिब्स और स्टर्नम के मसल्स बाहर की साइड में, बाहर मतलब अपर साइड में, ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब ये मान लीजिए ये कुछ पहले ऐसे था, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट किए तब ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये बीच में जो स्पेस ज़्यादा था यहाँ पे पीछे, अब ये क्या हुआ, ये जो एरिया है ये क्या था, पहले एरिया इतना था, अब ये एरिया इतना बढ़ गया, मतलब अंदर का एरिया क्या हुआ, बढ़ा। तो जैसे ही रिब्स और स्टर्नम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अंदर का जो एरिया होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जब एरिया इंक्रीज करता है तो ऐसे कंडीशन में जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। अब
बाहर एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और अंदर एयर प्रेशर क्या है, कम है। और इस एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है। अब वो एयर क्या होता है, बाहर से अंदर आता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और इस एयर के अंदर और क्या, कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में जो स्टर्नम और रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। मतलब ये क्या कर जाते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं। और जैसे ही रिलैक्स करेंगे तो ये अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। अब जब ये नॉर्मल शेप में आएगा तो ये कैसे हुआ, रिब्स और स्टर्नम के मसल्स रिलैक्स किए, साथ साथ ये जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया ये दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और जैसे ये रिलैक्स करता है तो ये अंदर का जो वॉल्यूम है या अंदर का जो एरिया है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और यहाँ पे जब एरिया डिक्रीज करेगा तो अंदर का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बाहर का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में एयर अंदर से बाहर आएगा और इस एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, CO2। इस तरह से CO2 क्या हो जाएगा, बाहर। तो इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन अंदर आता है, और कब आता है, जब अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाए। और ये कब होगा, जब एयर का अंदर का जो एरिया है वो क्या है, ज़्यादा हो जाए। और ये एरिया कब ज़्यादा होगा, जब रिब्स और स्टर्नम के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, साथ साथ डायफ्राम के मसल्स। और यहाँ पे एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कब होगा, जब यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम के मसल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे, मीन्स ये रिलैक्स करेंगे, साथ साथ डायफ्राम भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तब जा करके ये CO2 क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा। क्योंकि रिलैक्स करने के दौरान अंदर का एरिया कम हो जाता है, और जब अंदर का एरिया का कम होगा तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा और वो CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये रिस्पायरेशन प्रोसेस में एक्सपायरेशन या ब्रीदिंग में एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन प्रोसेस होता है। चलिए इसी को मैंने लिखा हुआ है रिटन में, देखिएगा कैसे। इनहेलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, टू ब्रीथ ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन। अच्छा, इस इनहेलेशन में क्या होगा, thoracic cavity expand when external ribs muscles and diaphragm contract। तो जब एक्सटर्नल रिब्स के मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा क्या होगा, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड करेगा अंदर का। अच्छा, फिर क्या होगा, रिब्स आर द पुल्ड आउट एंड द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज। ऐसे में रिब्स जो होंगे वो बाहर की साइड में जाएंगे और लंग्स का वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसके अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस, विच अलाउ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इंटर इनटू द लंग्स। ऐसे में होगा क्या, वो जो एयर है वो हम क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर एंट्री कर जाएगा। और वो कौन सा एयर होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन में क्या होता है, मैंने बताया वहाँ पे स्टर्नम और रिब्स के मसल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो थोरैसिक चैम्बर है उसके अंदर एयर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। और जब वो एयर प्रेशर बढ़ेगा तो ऐसे कंडीशन में CO2 जो है अंदर की तरफ जो एयर है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स टू द आउटर एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सहेलेशन। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम लंग्स के बाहर आउटर साइड में रिलीज करते हैं, इसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। और ये कब होता है, द डायफ्राम रिलैक्स, रिब्स स्टर्नम मसल्स रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। तो डायफ्राम रिलैक्स कर जाते हैं, रिब्स और स्टर्नम के मसल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये एक्सहेलेशन होता है। अच्छा, जब ये ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं तो जो थोरैसिक कैविटी है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और प्रेशर जो होता है लंग्स के अंदर वो इंक्रीज करता है। ये सब क्यों है, क्योंकि एरिया अंदर का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो अंदर की तरफ ऑक्सीजन स्टोर हुए हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, कौन सा, एक्सहेलेशन प्रोसेस। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीजें और हम लोग समझते हैं।
ये जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, ये एक इनवॉलेंट्री फिनोमिनन है। इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मीन्स क्या है? वॉलेंट्री का मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, ये इनवॉलेंट्री है। मतलब अगर आप ऐसे भी देखो तो आप कुछ मिनट के लिए अपने सांस को बंद कर सकते हो, लेकिन हम ब्रीदिंग करते रहते हैं। ये हम रोक सकते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में ब्रीदिंग होता रहता है। कुछ समय के लिए इसको रोक सकते हैं, लेकिन हम लगातार इसको रोक नहीं सकते। एक नॉर्मल पर्सन का जो ब्रीदिंग रेट होता है 15 से 18 बार होता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 15 टू 18 टाइम्स पर मिनट आप ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। जब आप किसी एयर को इनहेल करते हो तो उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% CO2 होता है। लेकिन जब आप इसको एक्सहेल करोगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट 16%, 16 मीन्स 4% ये क्या होता है, हमारे बॉडी में रहता है, बाकी 16% बाहर निकल जाता है। और जो CO2 आपने लिया था 0.03% जो हमारे बॉडी के अंदर आया था, जब ये बाहर निकलता है तो ये कितना निकलता है, 4%। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, CO2 जो है वो कम अमाउंट में आया, ज़्यादा अमाउंट में गया, तो ये एक्सहेल में क्या ज़्यादा हुआ, CO2। लेकिन ऑक्सीजन जब आप देखोगे तो ऑक्सीजन 21% अंदर आया था, लेकिन बाहर गया 16%, मतलब ये 4% ज़्यादा रहा। तो ऐसे में इनहेलेशन में ऑक्सीजन अंदर जाता है और एक्सहेलेशन में क्या होता है, CO2 बाहर जाता है। क्लियर है? चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं, इसको क्या है देखिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हमारे बॉडी के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे बहुत ही आसानी से। देखिएगा, जब आप बात करोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वैसे ये अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम क्या देखेंगे, ये देखिएगा, ह्यूमन का हार्ट एक होता है, और ये ह्यूमन का हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। ह्यूमन में 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, और इस 4 चेम्बर्ड हार्ट में आप देखोगे ये 4 चेम्बर पाए जाते हैं। इस 4 चेम्बर में आपको कुछ चीज़ें और मिलेंगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वेसल्स जुड़े रहते हैं, एक वेसल्स यहाँ से जुड़ा रहता है, और ये कुछ ऐसा गया रहता है, ये देखिएगा, ये कुछ ऐसे गया रहता है। ये जो है इसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बनाते हैं, और ये ऊपर आप देख रहे हैं, इसको भी आप ब्लड वेसल्स नाम देते हैं। इसका जल्दी से हम लोग नाम लिख लेते हैं। देखिएगा, ये है, इसको हम कहते हैं क्या, ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज होता है। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वीन, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये है, देखिएगा, ये जो होता है इधर की साइड में आप देखोगे, ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? इसको नाम दिया जाता है आर्टरी, इसको नाम दिया जाता है वीन। ये है कौन, ये है कैपिलरीज, इसको हम कहते हैं क्या, कैपिलरीज। इसके साथ साथ अब यहाँ पे एक और समझते हैं। देखिएगा, ये है हमारा सेल, और इसको कहा जाता है लंग्स। ये मान लीजिए लंग्स है, इसको हम कहते हैं लंग्स, और ये कौन है, सेल्स। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, ये ऑक्सीजन आता है हमारे कैपिलरीज में, फिर ये कैपिलरी से जाता है पल्मोनरी वेन में। अच्छा, पल्मोनरी वेन में ये ब्लड जा रहा है, एक्चुअल में ये कौन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड, और इस ब्लड के अंदर कौन है, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को ले कौन जा रहा है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड में आया, फिर पल्मोनरी वेन में, फिर पल्मोनरी वेन से आ जाता है लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये आर्टरी, फिर आर्टरी से कैपिलरीज, फिर कैपिलरी से कहाँ चला गया, सेल, कौन गया, ऑक्सीजन। ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। इसको हमने किसको देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 को हमने देखा।
अब हम लोग समझते हैं CO2। जैसे ये O2 जाता है यहाँ पे, ये रिस्पायरेशन प्रोसेस के जरिए, सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोसेस के जरिए यहाँ पे CO2 बनेगा। अब ये CO2 का कैसे जो है ट्रांसपोर्ट होता है, इसको समझते हैं। देखिए CO2 यहाँ से फिर ये दोबारा गया कहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरी से फिर ये वीन में जाता है, ये कौन है, CO2 है। फिर ये वीन से जाता है राइट ऑरिकल, फिर राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल, फिर ये राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी, और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से जाता है कैपिलरी, और फिर कैपिलरी से चला जाता है क्या, ब्लड लंग्स के अंदर। तो इस तरह से O2 ये लंग से सेल तक गया, और CO2 सेल से कहा गया, लंग्स तक। तो पहले O2 इस लंग से आया हार्ट में, फिर हार्ट से आया सेल में। CO2 कहाँ गया, सेल से आया हार्ट में, फिर हार्ट से कहाँ आया, लंग में। इस तरह से ये गैसेस का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन O2 और CO2 दोनों के ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये था आज का एक टॉपिक, जो अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम भी ये ऐसे भी कह सकते हैं। तो आज का लेक्चर या आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ साथ कमेंट भी करिएगा। और अगर किसी टॉपिक पे आपको डाउट होगा तो वो भी आप जो है कमेंट के ज़रिए उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।